कुछ डिबेट्स कभी सेटल नहीं होते, जैसे कौन बड़ा स्टार है, शाहरुख, सलमान या आमिर खान। इंडिया का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर कौन है, सचिन, विराट या धोनी। और बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन सा है, क्वांट, एसबीआई या निपॉन इंडिया। तो हमने इस डिबेट को हमेशा के लिए सेटल करने का फैसला किया है। हम इन तीनों फंड्स को डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, हम इन फंड्स को पहला, दूसरा और तीसरा रैंक नहीं देंगे, हम विनर्स डिक्लेयर नहीं करेंगे। सो व्हाई आर वी डूइंग दिस? हम आपको बेस्ट फंड पिक करने के लिए हेल्प करना चाहते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको ये डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। हम जानते हैं कि आप रिटर्न्स का कंपैरिजन सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो इसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। रिटर्न्स के लिए हम 2 और 4 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे। वी नो दैट स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने के लिए 2 और 4 साल शॉर्ट पीरियड्स हैं, लेकिन यहाँ हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं। अक्टूबर 2018 से पहले क्वांट स्मॉल कैप डेट फंड था, इसे क्वांट इनकम बॉन्ड फंड कहा जाता था। इसी तरह मई 2018 से पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड नहीं था, इससे पहले ये स्मॉल एंड मिड कैप फंड था। तो अगर हम लॉन्ग टर्म डेटा को लेते हैं तो आपको रिटर्न्स की क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी। अब इस शॉर्ट पीरियड में क्वांट स्मॉल कैप का रिटर्न बेस्ट है, इसके बाद निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और फिर एसबीआई स्मॉल कैप आता है। और क्वांट एंड निपॉन के परफॉर्मेंस में बहुत कम डिफरेंस था। एसबीआई स्मॉल कैप का रीसेंट परफॉर्मेंस बाकी 2 फंड्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा नहीं है। अब क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन ने हर बार बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया, लेकिन जब कैटेगरी के एवरेज की बारी आई तो निपॉन ने इसे सिर्फ 95% ऑफ द टाइम्स बीट किया, जबकि क्वांट ने यहाँ भी हर बार बेहतर परफॉर्म किया। ये फंड्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स में भी नजर आता है। क्वांट स्मॉल कैप के 4 ईयर के एवरेज रिटर्न्स 39% हैं, जबकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के 30% और एसबीआई स्मॉल कैप का थर्ड यानी 26% है। लेकिन ये परफॉर्मेंस को देखने का सिर्फ एक तरीका है। हमने 5 साल के कैलेंडर ईयर्स को भी चेक किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कैलेंडर ईयर के रिटर्न से पता चलता है कि फंड ने ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं। क्वांट स्मॉल कैप ने 5 में से 4 सालों में बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। सिर्फ 2019 में बाकी दोनों के कंपैरिजन में इसमें ड्रास्टिक डिक्लाइन आया। निपॉन ने 5 में से 2 सालों में एसबीआई से बेटर परफॉर्म किया है, जिसका मतलब है कि एसबीआई ने 5 में से 3 सालों में निपॉन स्मॉल कैप से बेटर परफॉर्म किया है। इसीलिए इन रीसेंट ईयर्स क्वांट स्मॉल कैप का बाकी दोनों के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस बेटर रहा है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि डेटा सिर्फ पिछले 5 साल का है। किसी फंड को इवैल्यूएट करने के लिए रिटर्न्स चेक करना एक तरीका है, पर इट्स नॉट नेसेसरी कि ये बेस्ट पैरामीटर हो। वो सही भी है और गलत भी। ज्यादातर इन्वेस्टर्स अपने डिसीजन सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पर लेते हैं, लेकिन एक बार जब आप रिस्क को समझ लेते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। इसके बाद शायद आप रिटर्न्स को कभी चेज नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने फंड ए एंड फंड बी में 100 रुपए इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट के तुरंत बाद फंड ए 30% गिरता है और फंड बी 15% गिरता है। अब फंड ए में आपका इन्वेस्टमेंट 70 हो जाएगा और फंड बी में ये 85 हो जाएगा। अब 70 को वापस 100 बनाने के लिए फंड ए को 43% गेन करना होगा, वहीं फंड बी को 85 से 100 तक पहुंचने के लिए महज 18% गेन करने की जरूरत है। तो वो फंड जो कम गिरता है वो ग्रेट फंड भी है। ऑलराइट, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ आइए देखें कि जब मार्केट्स गिरते हैं तो इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया। अब दिसंबर 2018 से ऐसे 6 क्वार्टर्स हैं जब स्मॉल कैप्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तब हमारे 3 फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया? वेल, क्वांट स्मॉल कैप 6 में से 4 बार कैटेगरी से ज्यादा गिरा, वहीं निपॉन 6 में से सिर्फ 2 क्वार्टर्स में गिरा। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप ने 5 टाइम्स कैटेगरी से बेटर परफॉर्म किया, सिर्फ 1 क्वार्टर में ये कैटेगरी से ज्यादा गिरा। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप का रीसेंट पास्ट में भी परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है, लेकिन ये 3 फंड्स में से मोस्ट वॉलेटाइल है। रिटर्न्स एंड रिस्क से आपको फंड्स की फेयर पिक्चर मिलनी चाहिए, लेकिन आपको बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए हमने इन 3 स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर भी गौर किया। इस सेक्शन में हम 3 डिफरेंट पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द पीई रेशो।
पीई रेशो उन इंडिकेटर्स में से एक है जो आपको बताता है कि कोई फंड वैल्यू ब्लेंडेड और ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में से किसको फॉलो करता है। हाई पीई रेशो का मतलब ये नहीं है कि फंड उन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो ओवरवैल्यूड है, इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। लो पीई रेशो वाली स्कीम्स का मतलब ये नहीं है कि उसने अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। तो इन फंड्स के पीई रेशो से हमें क्या पता चलता है? कैटेगरी के बाकी फंड्स के कंपैरिजन में एसबीआई स्मॉल कैप का पीई रेशो कंसिस्टेंटली हाई है। इससे पता चलता है कि फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग की तरफ टिल्टेड है। दूसरी तरफ बाकी स्मॉल कैप फंड्स के कंपैरिजन में क्वांट स्मॉल कैप का पीई रेशो लोअर है, इसीलिए ये वैल्यू स्टाइल की तरफ टिल्टेड है और निप्पॉन इन दोनों के बीच कहीं है। अब डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स काम करते हैं। कोविड के बाद इंडिया में ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यू इन्वेस्टिंग ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पास्ट डिकेड में मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रोथ ने काम किया। अब इसे जानने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि क्यों आपका फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या खराब। अब हम ये चेक करेंगे कि इन फंड्स ने कितनी बार स्टॉक्स खरीदे और बेचे। हम इस पर डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे फंड्स पसंद करते हैं जो स्टॉक्स खरीदते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। उनका मानना ये है कि इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक्स चूज किए हैं उन पर उसे कितना कॉन्फिडेंस है। इसके लिए हम टर्नओवर रेशो को देखेंगे। अगर किसी फंड का टर्नओवर रेशो 100 है तो इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पूरे पोर्टफोलियो के एक साल में चेंज कर दिया है, और लोअर टर्नओवर रेशो का मतलब है कि फंड मैनेजर बाय एंड होल्ड में बिलीव करता है। हालांकि टर्नओवर रेशो हर मंथ चेंज होता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर्स क्या खरीद और बेच रहे हैं। अब अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो क्वांट स्मॉल कैप हायर टर्नओवर रेशो को मेंटेन रखता है। निप्पॉन स्मॉल कैप के पास 206 स्टॉक्स हैं, इसीलिए रिसेंट ईयर्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ने के कारण टर्नओवर रेशो कम रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप इन दोनों के बीच में कहीं है। ये उनके साइज का भी रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे स्मॉल कैप फंड बड़ा होता जाता है, इस स्पेस में लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के चलते अक्सर खरीदना और बेचना आसान नहीं होता। Now next, let's look at how these funds invest across market caps. सेबी का मैंडेट कहता है कि स्मॉल कैप फंड्स को एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये फंड्स रिमेनिंग 35% को अपनी पसंद से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट गिरने पर ये 35% इन्वेस्टमेंट क्रूशियल हो जाता है। लार्ज कैप स्टॉक्स और डेट इन्वेस्टमेंट्स गिरावट से कुछ हद तक बचा सकते हैं। जब मार्केट्स में तेजी आती है, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में हायर इन्वेस्टमेंट बेटर रिटर्न दे सकता है। इसीलिए आइए देखते हैं कि ये तीन फंड्स कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो एट प्रेजेंट एसबीआई स्मॉल कैप्स में 75% और मिड कैप्स में 8% इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप्स में इसका इन्वेस्टमेंट नहीं है। रिमेनिंग एसेट्स एज डेट एंड कैश है। याद रखें कि एसबीआई पहले स्मॉल एंड मिड कैप फंड था, इसीलिए इसने यूजुअली सालों से मिड कैप्स में एलोकेशन बनाए रखा है। क्वांट स्मॉल कैप ने स्मॉल कैप स्टॉक्स में 73% इन्वेस्ट किया है। लार्ज कैप्स में इसका करीब 18% एलोकेशन है, करीब 1.5% एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में है और लगभग 7% डेट में है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। कुछ सालों में ये मिड कैप्स में हैवी हो जाता है और बाकी में ये लार्ज कैप्स को फेवर कर सकता है। और करीब 205 स्टॉक्स के बावजूद निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 68% एलोकेशन स्मॉल कैप्स में है। ये मिड कैप्स में 17% और लार्ज कैप्स में 11% इन्वेस्ट करता है। हिस्टोरिकली भी इसने बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है। फाइनली हम फंड्स के पोर्टफोलियोज में नंबर ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। हमने स्मॉल कैप फंड्स में एक ट्रेंड देखा है। जैसे जैसे स्कीम का साइज ग्रो करता है, फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाता जाता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम होते हैं, इसीलिए कोई भी फंड मैनेजर किसी एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे डिजायर्ड प्राइस पर खरीदना और बेचना चैलेंजिंग लग सकता है। कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट या कुछ करोड़ का स्टॉक बेचने से स्टॉक प्राइस पर भारी असर भी पड़ सकता है। दिसंबर 2023 तक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में 206 स्टॉक्स थे। दैट्स ह्यूज। ऐसा मेनली स्कीम के लार्ज साइज के चलते है। ये लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है, इसीलिए इसे अपने एसेट्स को डिप्लॉय करने के लिए लार्जर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फिगर आउट करने की जरूरत है। बट डू नोट, इसने किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में 2% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। सिर्फ एक एक्सेप्शन,
ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया है, जिसमें एलोकेशन करीब 3% है। क्वांट स्मॉल कैप के पास लगभग 100 स्टॉक्स हैं। जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ा, पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज होते गए। हालांकि फंड का रिलायंस इंडस्ट्रीज को लगभग 10% का एलोकेशन है। किसी सिंगल स्टॉक में 3% से ज्यादा का एलोकेशन अनकॉमन नहीं है। लेकिन SBI स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो सरप्राइजिंग था। इसके पास लगभग 55 स्टॉक्स हैं। इस साइज के स्मॉल कैप फंड के लिए पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेटेड कहा जा सकता है। फंड ज्यादातर स्टॉक्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3% पर लिमिट रखता है। एक एक्सेप्शन ब्लू स्टार है, जिसमें एलोकेशन 4% से थोड़ा ज्यादा है। आइए अब हमारे कंक्लूडिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीनों फंड्स की अपील कंप्लीटली डिफरेंट है। क्वांट स्मॉल कैप हाई रिटर्न्स ऑफर करता है, लेकिन ये तीनों में सबसे ज्यादा रिस्की भी है। इन्वेस्टिंग स्टाइल और स्टॉक एलोकेशन डायनेमिक है। ये रेयर है कि कोई फंड अपने कॉर्पस का लगभग 10% सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। SBI स्मॉल कैप फंड में भले ही बेस्ट रिटर्न्स नहीं हो, लेकिन ये बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन ऑफर करता है। हालांकि इसका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, अभी इसका डेट एलोकेशन भी काफी ज्यादा है। अगर स्मॉल कैप्स में तेजी आती है तो ये गिरावट को बेहतर ढंग से कम कर सकता है। इनफैक्ट हमने रिसेंटली ऐसा होते हुए देखा है। 9 से 15 फरवरी के बीच स्मॉल कैप स्टॉक्स में कुछ करेक्शन देखने को मिला। SBI स्मॉल कैप का 1 वीक रिटर्न 0.06% था, जबकि क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप्स में 1.56% और 1.93% की गिरावट आई थी। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इन दोनों फंड्स के बीच में है। इसका रिटर्न डिसेंट है और प्रोटेक्शन भी अच्छा है। इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ एंड वैल्यू का मिक्स है और इसमें स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप्स के लिए बैलेंस्ड एलोकेशन है। सो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस फंड को प्रेफर करते हैं। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा होगा। अगर आप इन फंड्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले डिटेल्ड एनालिसिस को देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस का लिंक दे दिया है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.